वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। शुरू करने से पहले इससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं, हम उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्याएं कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं समझिएगा। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक तो उसका गुणनखंड स्वयं संख्या ही होगी और दूसरा गुणनखंड उसका एक होगा, इसके अलावा उसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। जैसे दो के गुणनखंड कौन कौन होंगे? एक होगा और दो होगा। 5, इसका गुणनखंड एक होगा और 5 स्वयं होगा। इनके अलावा इनका दोनों संख्याओं का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, तो ये संख्या कौन सी कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरा टर्म है सह अभाज्य संख्या। संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं होता, वे संख्या क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या के। यहाँ संख्या की बात नहीं हुई, संख्याओं का युग्म की बात हुई। युग्म माने होता है जोड़ा। ऐसी दो संख्याएं जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कितना होगा? वो 1 होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें 5 और 7। इन दोनों संख्याओं के 5 के गुणनखंड करेंगे तो कौन कौन से होंगे? 1 और 5 वो स्वयं संख्या होगी। 7 के गुणनखंड 1 होगा और स्वयं 7 होगी। इनके बीच अगर हम बात करें 5 के गुणनखंड और 7 के गुणनखंड, उभयनिष्ठ कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये संख्या परस्पर क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। और ये संख्या कैसे होती है? जोड़े में होती हैं। 5 और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। 8 और 11। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 11 गुणा करेंगे तो 1 होगा और 11 स्वयं संख्या होगी। इसमें गुणनखंड 1 भी रहेगा। तो इसमें कॉमन कौन सी संख्या है? कॉमन कौन आया? 1 आया। तो जिस ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, एक के अलावा और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, तो वे संख्या कहलाती हैं सह अभाज्य संख्या। एक अन्य तथ्य की बात हम कर लेते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, इनका जोड़ और घटाना सदैव अपरिमेय संख्या होगा। तथा एक परिमेय संख्या हम लें, लेकिन ये परिमेय संख्या कैसी नहीं होनी चाहिए? शून्य नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? शून्य नहीं, यानी शून्येतर संख्या होनी चाहिए। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग और वह गुणा की जो गुणनफल या भागफल जो आएगा वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है। इस प्रश्नावली में हम √2, √3, √5 जैसी संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके लिए है एक विधि है, इसका नाम है विरोधोक्ति विधि। अब विरोधोक्ति विधि द्वारा हम ये सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। अब ये विधि होती क्या है? विरोधोक्ति विधि द्वारा हम इसमें क्या करेंगे? इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या के उलट कौन होगा? परिमेय संख्या। तो हम इन संख्याओं को क्या करेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम जैसे उदाहरण के तौर पे हम √2 ले लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? √2 एक
परमेय संख्या है। क्या मानेंगे? √2 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? a/b के रूप में। अब a/b के रूप में लिखेंगे, जहां जो a और b होंगे कौन होंगे? देखो हम बताते हैं। a और b होंगे सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक। सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक। अब सह अभाज्य की परिभाषा हम बता चुके हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन होगा? केवल और केवल एक जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और धनात्मक पूर्णांक का हमने प्रयोग इसलिए किया है कि यहाँ पे b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। b की वैल्यू 0 नहीं होगी। करेंगे इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a²/b²। इम्प्लाइज करेगा, हम इन्हें प्रतिस्थापन करते हैं। b² को इधर लाते हैं, 2 को इधर भेजते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा? a²/2। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 का भाग a² में जाएगा। जब 2 का भाग a² में जाएगा तो a/2, यानी कि 2 का भाग a में भी जाएगा। कैसे? उदाहरण लेके समझते हैं। अगर हम 25 के वर्ग में 5 का भाग दें, चला जाएगा। ऐसे अगर 5 का भाग 25 के वर्ग में पूर्णतः चला जाता है तो ये बात निश्चित होगी कि 25 में 5 का भी भाग चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर a² में भाग कितने का जा रहा है? 2 का। तब a² में जब 2 से विभाजित होगा तो a में 2 का भी भाग चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं? a में जब 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? तो 2 के गुणज में 2 का गुणज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब कोई पूर्णांक हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? a की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 2। पूर्णांक की जगह हमने कोई नया सिंबल ले लिया c। तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू 2c रखते हैं। तो इसमें क्या करें हम? a की वैल्यू क्या रख दें? 2c। तो b² बराबर a की जगह हमने रखा 2c, तो 2c रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2c²/2 बराबर किसके होगा? ये 2 दूनी 4 c²/2। इससे ये काट लेंगे तो क्या बचेगा? b² बराबर 2c²। अब हम क्या करते हैं? 2 को भेजते हैं b के नीचे, तो ये हो जाएगा b²/2 बराबर c²। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वही निर्देश हैं जो यहाँ पे हमने सीखे थे कि b² में अगर 2 का भाग जाएगा तो ये भी निश्चित होगा कि b का 2 से विभाजित हो जाएगा। b जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ एक देखने वाली बात ये है कि यदि a और b सहअभाज्य संख्याएं थीं तो 2 जो है a में विभाजित होता है, b जो है 2 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब ये है कि a और b के बीच में एक जो 2 है जो वो ऐसा गुणनखंड है जो दोनों को विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 2 है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? अगर हमने क्या किया? a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकाल लिया। तो हमने माना क्या था कि a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य की क्या खासियत होती है? इनके बीच केवल और केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड कॉमन होता है, संख्या 1। तो हम क्या करें? यहाँ क्या सिद्ध कर लिया? ये 2 है। अगर 2 है तो हमारी ये परिकल्पना कैसी हो गई? गलत हो गई। क्या? कि a और b कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। जब ये हमारी परिकल्पना जब गलत हो गई तो हम क्या मान के चले थे कि √2 एक परमेय संख्या है। जब √2 एक परमेय संख्या है, यह अवधारणा हमारी यहाँ गलत सिद्ध हो जाती है। तो इसके उलट क्या हो जाएगा? √2 जो हम निष्कर्ष करी अपरमेय संख्या। इससे क्या सिद्ध हो जाएगा? कि √2 एक अपरमेय संख्या है। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। प्रश्नावली 1.3 का हम पहला सवाल हल करते हैं। पहले सवाल में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परमेय संख्या है। हालांकि हम इसे पहले समझ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ लिखने के तरीके को सीखेंगे। देखिए इसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में हम लिखेंगे कि हम इसे विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति से सिद्ध करेंगे। आगे देखें,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उसे हम क्या मान लेंगे, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आगे देखें, जब अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे a बटे b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 बराबर a बटे b, जहां a और b क्या होंगी, परस्पर से अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। कैसी पूर्णांक है, धनात्मक। यहाँ हम b बराबर 0 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पहले ही डिनोट कर दिया है कि ये धनात्मक पूर्णांक है। यदि आप यहाँ ये लिखेंगे कि ये सह अभाज्य पूर्णांक हैं तो आपको यहाँ ये शर्त देनी पड़ेगी कि b का मान 0 नहीं होगा। क्लियर। आगे देखें, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का वर्ग और बराबर में a बटे b का होल वर्ग। तो ये बराबर में क्या आएगा, 5 बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग करना है तो रूट और स्क्वायर आपस में निष्क्रिय हो जाए तो यहाँ क्या बचेगा, 5। यहाँ क्या बचेगा, 5। और यहाँ पे a बटे b का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर अलग हो जाएगा, b का स्क्वायर अलग हो जाएगा। समतुल्य होगा किसके बराबर, अब हम क्या करेंगे, 5 को b की जगह प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। आगे देखें, अब जो a स्क्वायर बटे 5 आ गया है इसका मतलब क्या हुआ कि अतः a स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब a स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तब a भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब a से 5 से विभाजित होगा, यहाँ 5 का भाग कितनी बार जाएगा हमें पता नहीं है तो हम यहाँ क्या करें, मान लेते हैं 1 बार 2 बार 3 बार। तो यहाँ c बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 डॉट डॉट कुछ भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ जो c क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, अतः हम a बराबर 5c लिख सकते हैं जहाँ c का मान क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। आगे देखें, अब जो a है ना, a बराबर 5c, उसे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए क्या, b स्क्वायर बराबर a की जगह क्या रख दिया हमने, 5c पूरे का होल वर्ग बटे 5। वर्गों को खोलेंगे तो ये होगा 25c स्क्वायर। 25 c स्क्वायर बटे हम 5 है तो 5 का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, 5c स्क्वायर। तो हमारा जो समीकरण बना क्या बना, b पे घात 2 बराबर 5c पे घात 2। अब हम क्या करेंगे, 5 का भाग b स्क्वायर में देते हैं, 5 का भाग b स्क्वायर में देंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ क्या बचा, c स्क्वायर बचेगा, क्या c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5, b स्क्वायर बटे 5। अब ये b स्क्वायर बटे 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तब b भी 5 से विभाजित होगा। अतः a और b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, सहवाची संख्याओं का 1। यहाँ हमने क्या सिद्ध कर दिया कि a और b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अब हुआ क्या, अब हमें इस बात का विरोधाभास हुआ कि a और b सहअभाज्य संख्या है। विरोधाभास क्या होता है, विरोधाभास माने जो हमने बात मानी है उसका उलट, यानी a b जो हमने सहअभाज्य संख्या मानी है इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। किससे, इस लाइन से कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। यह विरोधाभास हमें किस कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने जो त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि क्या, कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमें जो a और b मिला है वो सहअभाज्य के विरोध में मिला है। उसका गुणनखंड कौन निकल के आया, 5। अतः हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है परीक्षा के लिए। इस बार भी पूछा गया है, इससे पिछली वर्ष भी पूछा गया है और आगे भी इसे पूछे जाने की संभावना है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अंडर रूट 5 को हमने यहाँ अपरिमेय सिद्ध किया है। उदाहरण में आपको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध किया गया है। ये तीनों ही प्रश्न परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले सवाल में हमने केवल √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखें, हमारे पास वही एक विधि है विरोधोक्ति युक्ति द्वारा। माना कि हम 3 धन 2√5 को एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 को हम क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या मान लेते हैं। फिर हम इस परिमेय संख्या को a/b के रूप में क्या करेंगे? विभक्त करेंगे, जहां a b क्या है? धनात्मक पूर्णांक सह अभाज्य संख्याएं हैं। आगे देखें, अब हम क्या करेंगे? 3 का हम करेंगे पश्चांतर। 3 का हम क्या करेंगे? पश्चांतर। तो 3 का पश्चांतर करने के बाद यहाँ क्या बचेगा? 2√5 बराबर a/b। जब प्लस के 3 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? -3। अब हम क्या करेंगे? हम केवल √5 रखेंगे यहाँ। 2 के गुणा और √5 में गुणा में कितनी है? 2। तो हम 2 का क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ 2 संख्या अलग अलग हैं तो यहाँ अलग भाग देंगे, यहाँ पे अलग भाग देंगे। तो यहाँ हमारा अगला स्टेप क्या बचेगा? √5 यहाँ बचे, 2 का भाग a में भी दे दिया और 2 का भाग 3 में भी दे दिया। तो यहाँ क्या बचा? a/2b -3/2। क्लियर? अब यहाँ देखो, a क्या है? हमारी सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। b क्या है? हमारी सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक संख्या है। 2 क्या है? 3 और 2 ये सब क्या है? लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि a, b और 2 व 3 कैसी संख्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जब ये धनात्मक पूर्णांक होगी तो ये पूरी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी हमारी क्या होगी? √5 एक परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे कैसे? अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है, ये तो हमारा विरोध हो गया। क्या कि √5 तो हम थोड़ी देर पहले हम क्या सिद्ध करके आए थे? अपरिमेय संख्या लिख के आए थे, सिद्ध करके आए थे। देखो लिखेंगे कैसे इसको। परंतु हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। किस तथ्य का? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या कह रहा है कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका विरोध हो गया कि नहीं हो गया? तो हम लिखेंगे क्या? अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमारी जो कल्पना हमने की थी, क्या की थी? कि 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने जो कल्पना की थी, हमने जो माना था, वो क्या हो गया? गलत हो गया, त्रुटिपूर्ण हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और इसमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं? 3 पार्ट्स दिए गए हैं। देखो ये पार्ट्स तो अभी हाल हमने सॉल्व किया तो उसी जैसा होगा, ये भी सरल होगा। और हमें इसमें से एक पार्ट करके दिखाते हैं, 1/√2। इसको सिद्ध करते हैं ये परिमेय है कि अपरिमेय है। चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। बाकी के 2 पार्ट्स को आप स्वयं हल करें। समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, तो हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। चलिए देखते हैं 1/√2 को कैसे सिद्ध करेंगे। चलो देखें, हम कल्पना कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक क्या ऐसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 को क्या लिखेंगे? a/b के रूप में लिखेंगे, जहां a b क्या होंगी? सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं। आगे देखें, जब हम आगे क्या करेंगे? √2 को जब दोनों संख्या को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? √2 ऊपर और 1 नीचे, यानी अंश को हर बनाएंगे, हर को अंश बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? √2/1। /1 में कोई संख्या होने से कोई मतलब नहीं होता। बराबर क्या लिखेंगे? a/b था, इसको पलट दिया तो क्या बन गया? b/a। आगे देखें, b/a, यहाँ b व a धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक इसलिए b/b क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। जब b/a परिमेय संख्या होगी तो √2 भी क्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या होगी तो हम क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। किस तथ्य का? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 एक अपरिमेय संख्या होती है और यहाँ हम सिद्ध करके क्या लाए हैं? √2 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे का विरोध हो गया। विरोधाभास प्रक्रिया से हम क्या कह सकते हैं? अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप 5 को और 6 धन √2 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
और अपने साथियों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके।